हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्बिट्ररी अंकित पर। और आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस कहानी द टेम्पेस्ट। सोचिए, समुद्र के बीच एक भयानक तूफान उठता है। एक राजकुमार, एक राजा, उसका भाई और कई दूसरे लोग जिस जहाज में सवार हैं वह तूफान में फंस जाता है। उन्हें लगता है अब उनकी मौत निश्चित है, लेकिन उन्हें क्या पता यह कोई प्राकृतिक तूफान नहीं, इसके पीछे एक ऐसे व्यक्ति का जादू है जिसे वर्षों पहले उसके अपने भाई ने धोखा देकर उसका राज्य छीन लिया था। वह व्यक्ति है प्रोस्पेरो। और प्रोस्पेरो के पास शक्तियाँ हैं, जादू हैं और अपने दोस्तों से बदला लेने का मौका भी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रोस्पेरो बदला लेगा या अपने दुश्मनों को माफ़ कर देगा? यही सवाल शेक्सपियर के अंतिम प्रमुख प्लेज में से एक द टेम्पेस्ट को इतना प्रमुख बनाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं एक्ट बाय एक्ट वाइज। सबसे पहले इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। इसका टाइटल है द टेम्पेस्ट, इसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, जेनरा है रोमांस या ट्रेजिक कॉमेडी। एक्ट इसमें 5 है। सेटिंग इसकी रखी गई एक फिक्शनल आइलैंड पर और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है प्रोस्पेरो और इसकी बेटी मिरिंडा। इसमें एक स्पिरिट है एरियल और एक कैलिबन है आइलैंड का मूल निवासी जो कि एक मॉन्स्टर रहता है। अब इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो कुछ समय पहले यानी बहुत साल पहले मिलान का राजा हुआ करता था, बट इसके अपने भाई एंटोनियो ने इसको धोखा दे दिया और इसको निकाल कर फेंक दिया इसकी बेटी मिरिंडा के साथ। मिरिंडा प्रोस्पेरो की बेटी है और इस प्ले की हीरोइन है। एरियल एक स्पिरिट है जो फिलहाल में गुलाम है प्रोस्पेरो की। नेक्स्ट है कैलिबन। कैलिबन इस फिक्शनल आइलैंड जो है ना, उस पर एक साइकोरेक्स नाम की चुड़ैल रहा करती थी, उसका अपना बेटा है। नेक्स्ट है फर्डिनेंड। फर्डिनेंड किंग अलोंसो का बेटा है। किंग अलोंसो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एंटोनियो की मदद की थी प्रोस्पेरो को उसका राज्य हड़पने में। नेक्स्ट है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन भाई है किंग अलोंसो का। गोंजागो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और एडवाइज़र है किंग अलोंसो का। ट्रिंकिलो और स्टेफानो एक कॉमिक कैरेक्टर हैं और कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो नहीं है। तो इसी बात पर आइए कहानी को शुरू करते हैं। सीन फर्स्ट। प्ले की शुरुआत किसी राजा के महल से नहीं, सीधे शुरू होता है एक भयंकर समुद्री तूफान से। एक जहाज समुद्र में बुरी तरीके से हिल रहा था। जहाज पर मौजूद सभी लोग घबरा चुके थे। सेलर जहाज को बचाने की कोशिश कर रहे थे। किंग अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो और दूसरे लोग भी जहाज पर हैं। सबकी जान खतरे में है। अलोंसो अपने बेटे फर्डिनेंड को लेकर चिंतित है। तूफान इतना भयंकर है कि किसी को पता नहीं अगले पल क्या होगा। और यहीं शेक्सपियर ऑडियंस को एक रहस्य देते हैं, एक मिस्ट्री बताते हैं। क्या सचमुच केवल एक प्राकृतिक स्टॉर्म है या पीछे कोई और शक्ति? कुछ ही देर बाद जहाज टूटता हुआ दिखाई देता है और पैसेंजर्स अलग हो जाते हैं। सबको लगता है कि जो बिछड़ा है वो बचा नहीं, मर गया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सीन 2। अब हम आइलैंड पर पहुंचते हैं। यहाँ रहते हैं प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरिंडा। मिरिंडा अपने पिता से पूछती है, समुद्र में इतना भयानक तूफान क्यों आया? प्रोस्पेरो उसे बताता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह उसे अपने अतीत की बीती हुई कहानी सुनाता है। यहीं से हमें पता चलता है कि प्रोस्पेरो वास्तव में है कौन। प्रोस्पेरो कभी ड्यूक ऑफ मिलान था, लेकिन प्रोस्पेरो राजनीति में बहुत कम रुचि लिया करता था। वह बुक्स और नॉलेज में अधिक इंटरेस्टेड था। इसका फ़ायदा उसके छोटे भाई एंटोनियो ने उठाया। एंटोनियो ने प्रोस्पेरो की पावर अपने हाथ में लेने की योजना बनाई। उसने प्रोस्पेरो और उसकी छोटी बेटी मिरिंडा को मिलान से निकाल दिया। उसे समुद्र में एक बोट पर छोड़ दिया गया, लेकिन प्रोस्पेरो पूरी तरीके से अकेला नहीं था। उसका जो मित्र था गोंजालो सीक्रेटली उसकी मदद करता है। वह उन्हें फूड, क्लोथ और कुछ प्रोस्पेरो के फेवरेट्स बुक भी दे देता है। आखिरकार मिरिंडा और प्रोस्पेरो इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर प्रोस्पेरो अपनी बुक्स और नॉलेज की मदद से मैजिक सीखता है और अब वो बहुत पावरफुल बन चुका है। उसके पास एक मैजिकल स्पिरिट है, एक आत्मा है, एरियल। प्रोस्पेरो एरियल को आदेश देता है कि जो स्टॉर्म पैदा किया है उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी स्टॉर्म यानी तूफान दिखने में तो बहुत विनाशकारी है, लेकिन प्रोस्पेरो का असली उद्देश्य किसी को मारना नहीं, वह अपने पुराने एनिमी को आइलैंड पर लाना चाहता था। एरियल एक मैजिकल स्पिरिट है, लेकिन एरियल हमेशा प्रोस्पेरो का सर्वेंट नहीं था।
पहले एरियल को विच साइकोरेक्स ने एक पेड़ में कैद कर दिया था। प्रोस्पेरो ने उसे मुक्त किया और अब एरियल प्रोस्पेरो की सेवा करता है। लेकिन एरियल फ्रीडम चाहता है और पूरे प्ले में फ्रीडम एक बहुत बड़ा थीम बनने वाला है। अब आता है प्ले का एक बेहद महत्वपूर्ण कैरेक्टर, कैलिबन। कैलिबन साइकोरेक्स का बेटा है और जब प्रोस्पेरो आइलैंड पर आया था तो कैलिबन ने आइलैंड के बारे में बहुत कुछ बताया था। लेकिन बाद में ये जो कैलिबन होता है ना, वो प्रोस्पेरो की बेटी मिरिंडा का रेप करने का ट्राई करता है और यहीं से इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं और प्रोस्पेरो कैलिबन को अपना सर्वेंट के टाइप में ट्रीट करने लगता है। कैलिबन प्रोस्पेरो से नाराज है, वह अपने इस आइलैंड पर अपना अधिकार मानता है। इसलिए कैलिबन केवल एक कैरेक्टर नहीं, एक मॉन्स्टर लाइक कैरेक्टर नहीं, उसके कैरेक्टर में कॉलोनाइजेशन और ऑनरशिप का क्वेश्चन भी छिपा हुआ है। प्रोस्पेरो कैलिबन को याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें शिक्षा और भाषा सिखाई है। लेकिन कैलिबन जवाब देता है, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट, आई नो हाउ टू कर्स यू। इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे भाषा सिखाई है और इसका फ़ायदा मुझे यह हुआ है कि मुझे पता है कि तुम्हें गाली कैसे देनी है। यह कोटेशन कैलिबन और प्रोस्पेरो के रिलेशनशिप को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टॉर्म के बाद पैसेंजर्स अलग अलग ग्रुप में आइलैंड पर पहुंचते हैं। प्रोस्पेरो का सबसे बड़ा उद्देश्य है मिरिंडा और फर्डिनेंड को मिलाना। फर्डिनेंड अलोंसो का बेटा है। या फर्डिनेंड और मिरिंडा जब पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। मिरिंडा के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है क्योंकि उसने आइलैंड पर लगभग अपने पिता को ही देखा है। वह फर्डिनेंड को देखकर कहती है कि उसने इससे पहले सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। प्रोस्पेरो यह सब देखता है लेकिन वह उन दोनों के साथ होने के लिए तुरंत राजी नहीं होता। वह फर्डिनेंड का टेस्ट करता है। फर्डिनेंड को वो काफ़ी पनिशमेंट देता है, जैसे वह उससे लकड़ियाँ उठवाता है। फर्डिनेंड एक राजकुमार है लेकिन फिलहाल उसे सर्वेंट की तरह काम करना पड़ रहा है। फिर भी फर्डिनेंड मिरिंडा के प्रेम में यह सब सहता है। इससे प्रोस्पेरो समझ जाता है कि फर्डिनेंड का जो प्रेम है सिर्फ अट्रैक्शन नहीं। एक्ट 2। अब हम चलते हैं किंग अलोंसो। अपने बेटे फर्डिनेंड को खो चुके हैं। उन्हें लगता है कि फर्डिनेंड मर चुका है। किंग अलोंसो के साथ है गोंजालो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, एड्रिन और फ्रांसिस्को। गोंजालो सबको आशा देता है कि वह आइलैंड को लेकर एक आइडियल सोसाइटी की कल्पना करता है, लेकिन एंटोनियो और सेबेस्टियन उसका मजाक बनाते रहते हैं। याद रखिएगा, एंटोनियो ने पहले प्रोस्पेरो से मिलान छीन लिया था। अब वो सेबेस्टियन को देखकर सोचता है क्यों ना सेबेस्टियन भी राजा बन जाए। अगर सेबेस्टियन अपने भाई अलोंसो को मार दे तो वह किंग बन सकता है। एंटोनियो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। यह दिखाता है कि एंटोनियो कितना नीच है। वह अभी भी पावर के पीछे भाग रहा है। एंटोनियो और सेबेस्टियन अलोंसो को मारने की योजना तब बनाते हैं जब वह सो रहा होता है, लेकिन तभी एरियल अपने मैजिकल पावर से उन्हें रोक देता है। यानी प्रोस्पेरो के एनिमी एक बार फिर उसके मैजिक के कंट्रोल में है। अब प्ले का कॉमिक एलिमेंट आता है। कैलिबन प्रोस्पेरो से बहुत परेशान है। उसे लगता है कि प्रोस्पेरो को हटाकर वह फिर आइलैंड पर कंट्रोल कर सकता है। इसी दौरान कैलिबन की मुलाकात ट्रिंकलो से होती है। फिर स्टेफानो भी आता है। स्टेफानो एक बहुत बड़ा शराबी है। कैलिबन उसे देखकर प्रभावित हो जाता है। उसे लगता है कि स्टेफानो प्रोस्पेरो को हरा सकता है क्योंकि उसने उसे थोड़ी सी शराब पिला दी थी। इसलिए कैलिबन स्टेफानो को अपना नया मास्टर मानने लगता है। यह पूरा सब प्लॉट थोड़ा कॉमिक है, लेकिन इसके पीछे पावर, पुलिस एम्बिशन का भी मजाक है। कैलिबन प्रोस्पेरो के खिलाफ कहता है, फ्रीडम हाइड फ्रीडम। कैलिबन के लिए फ्रीडम सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन आयरनी तो यह है कि यह फ्रीडम पाने के लिए स्टेफानो फिर किसी और का सर्वेंट बनने के लिए तैयार है। यानी वह एक मास्टर से छुटकारा पाने के लिए दूसरे मास्टर के अधीन होने को तैयार है। शेक्सपियर यहाँ फ्रीडम की कॉम्प्लिकेटेड नेचर को दिखाते हैं। एक्ट 3। फर्डिनेंड लकड़ियाँ उठा रहा है। मिरिंडा उसे देखकर दुखी होती है। वह उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन फर्डिनेंड कहता है कि मिरिंडा के लिए किया गया काम उसे पनिशमेंट नहीं लगता। यहाँ शेक्सपियर फर्डिनेंड के कैरेक्टर को नोबल और सिंसियर दिखाते हैं। मिरिंडा और फर्डिनेंड एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनका प्रेम केवल रोमांटिक सब प्लॉट नहीं, यह दो पॉलिटिकल वर्ड को भी जोड़ता है, मिलान और नेपल्स। उनका रिलेशनशिप आगे चलकर पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन का माध्यम भी बनेगा। दूसरी तरफ अलोंसो अपने बेटे फर्डिनेंड के मृत्यु से काफ़ी दुखी है। गोंजालो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अलोंसो को लगता है कि फर्डिनेंड मर चुका है।
तभी मैजिकल इवेंट्स शुरू हो जाते हैं। एरियल और दूसरे स्पिरिट एक मैजिक बैंक्वेट लेकर आते हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे भोजन करने ही वाले होते हैं कि अचानक एरियल सामने आता है और सारा खाना दावत गायब हो जाता है। फिर एरियल उन्हें उनके पुराने अपराधों को याद दिलाता है, विशेष करके प्रोस्पेरो के साथ किया गया अन्याय। अलोंसो को गिल्ट महसूस होता है। एरियल यहाँ पर एक स्टेटमेंट कहता है, यू आर 3 men of sin। इस सीन में एरियल अलोंसो, सेबेस्टियन और एंटोनियो को उनका अपराध याद दिलाता है। यहाँ शेक्सपियर का सुपर नेचुरल वर्ल्ड केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं, एक मोरल जजमेंट का भी माध्यम बन जाता है। अब कैलिबन, स्टेफेनो और ट्रिंकुलो प्रोस्पेरो को हटाने निकलते हैं, लेकिन एरियल उनकी बातें सुन रहा होता है। उनकी योजना बहुत सीरियस लगती है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन काफ़ी ह्यूमरस हो जाता है। इससे शेक्सपियर एम्बिशियस लेकिन फुलिश लोगों का मजाक उड़ाते हैं। एक्ट 4। अब प्रोस्पेरो फर्डिनेंड की परीक्षा लगभग पूरी कर चुका था। वह फर्डिनेंड और मिरिंडा के रिलेशनशिप को स्वीकार करता है, लेकिन वह फर्डिनेंड को एक वार्निंग देता है, उनका रिलेशनशिप केवल फिजिकल डिज़ायर पर आधारित नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रोस्पेरो एक प्रोटेक्टिव फादर की भूमिका में भी दिखाई देता है। अब दोनों ऑफिशियली मैरिज की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोस्पेरो उनके फ्यूचर को लेकर बहुत खुश है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि कैलिबन, स्टेफानो और ट्रिंकुलो अभी भी उसकी हत्या की योजना बना रहे हैं। प्रोस्पेरो उनके लिए एक मैजिकल ट्रैप लाता है, द मास्क। मास्क क्या होता है? प्रोस्पेरो मैजिकल स्पिरिट से एक शानदार परफॉर्मेंस करवाता है। यह सेलिब्रेशन है फर्डिनेंड और मिरिंडा की फ्यूचर मैरिज का। इस सीन में क्लासिकल गॉड्स और स्पिरिट्स दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक प्रोस्पेरो को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है। वह समझता है कि मैजिकल वर्ल्ड परमानेंट नहीं है, और यही शेक्सपियर हमें लाइफ के टेम्पररी नेचर की ओर लेकर जाते हैं। प्रोस्पेरो कहता है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन। यहाँ शेक्सपियर की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, और इसका अर्थ है मनुष्य का जीवन और संसार भी सपने की तरह अस्थायी होते हैं। जो आज हमारे पास है कल नहीं भी होगा। पावर, ब्यूटी, यूथ और सक्सेस, ये सारे टेम्पररी होते हैं। अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट 5। प्रोस्पेरो अपने एनिमीज़ को पनिश करने की पूरी कोशिश करता है। उसके एनिमी उसके सामने हेल्पलेस हैं। वह चाहे तो बदला ले सकता है, लेकिन यही प्रोस्पेरो का कैरेक्टर बदलता है। वह रिवेंज के बजाय फॉरगिवनेस को चुनता है। यही पूरे प्ले का सबसे इमोशनल क्लाइमेक्स है। शुरुआत में प्रोस्पेरो एक रॉन्ग्ड मैन था। उसके पास पावर आई थी। पावर मतलब शक्ति, ठीक है, पावर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, पावर नहीं होता। उसने अपने एनिमीज़ को आइलैंड पर बुलाया, लेकिन अंत में अपनी पावर का सबसे बड़ा उपयोग माफ़ करने के लिए किया। यहाँ शेक्सपियर रिवेंज से ऊपर फॉरगिवनेस को दिखाते हैं। प्रोस्पेरो अपने पुराने एनिमी के सामने आता है। अलोंसो उसे देखते ही शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि प्रोस्पेरो शायद उससे बदला लेगा, लेकिन प्रोस्पेरो उसे माफ़ कर देता है। फिर सबसे बड़ा सरप्राइज़, अलोंसो अपने बेटे को देखकर बेहद खुश हो जाता है। फर्डिनेंड और मिरिंडा बैठकर चेस खेल रहे होते हैं। अब दोनों फैमिली के बीच रिलेशनशिप बनने वाला है। जिस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ने वर्षों तक प्रोस्पेरो को मिलान से निकाला, अब उसी कॉन्फ्लिक्ट का समाधान मैरिज से होने वाला है। प्रोस्पेरो एंटोनियो को भी कन्फ्रंट करता है। एंटोनियो ने प्रोस्पेरो से उसका किंगडम छीन लिया था, लेकिन प्रोस्पेरो उसे भी माफ़ कर देता है। हालांकि प्रोस्पेरो उसे उसके अपराध को जरूर याद दिलाता है। यहाँ फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि अपराध हुआ ही नहीं, बल्कि प्रोस्पेरो बदला लेने का अधिकार छोड़ देता है। अब सबसे इमोशनल पार्ट आता है। एरियल ने प्रोस्पेरो की बहुत सेवा की, लेकिन प्रोस्पेरो जानता है कि एरियल को फ्रीडम चाहिए, इसलिए वह उसे मुक्त कर देता है। यहाँ सबसे बड़ा कंट्रास्ट, कैलिबन फ्रीडम चाहता है लेकिन गलत मास्टर चुन लेता है। वहीं एरियल फ्रीडम पाने के लिए अपनी पूरी सेवा करता है और अंततः मुक्त हो जाता है। अब प्रोस्पेरो समझता है कि उसका मैजिकल लाइफ समाप्त होने वाला है। वह अपनी मैजिक बुक्स छोड़ने और मैजिकल पावर्स का त्याग करने का निर्णय लेता है कि शुरुआत में मैजिक इज इक्वल टू पावर, लेकिन अंत में गिविंग अप मैजिक इज इक्वल टू लेटिंग गो ऑफ पावर। प्रोस्पेरो अब केवल मैजिशियन नहीं रहना चाहता, वह वापस ड्यूक ऑफ मिलान बनना चाहता है। कैलिबन को यह समझ में आ जाता है कि उसने गलत लोगों को अपना लीडर चुना। स्टेफानो और ट्रिंकुलो के साथ उसका प्लान फेल हो जाता है। प्रोस्पेरो कैलिबन को आइलैंड पर छोड़ने के बजाय उसे भी अपने साथ सिविल वर्ल्ड में ले जाने का निर्णय करता है। कैलिबन अंत में अपनी गलती समझ जाता है। अब सभी लोग आइलैंड छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रोस्पेरो मिलान वापस जाएगा, अलोंसो नेपल्स जाएंगे, फर्डिनेंड और मिरिंडा की शादी होगी।
एंटोनी और सेबेस्टियन भी वापस जाएंगे। एरियल आज़ाद है और कैलिबन आइलैंड पर पीछे रह सकता है या नए जीवन की ओर जा सकता है। इसी प्रकार जिस तूफान ने कहानी शुरू की थी वही रिकॉन्सिलेशन तक पहुंच जाती है। इसमें एक अंतिम अपील है, एपिलॉग है, जो प्रोस्पेरो कहता है। प्ले के अंत में प्रोस्पेरो डायरेक्ट ऑडियंस से डायरेक्टली बात करते हुए कहता है अब उसके पास मैजिक नहीं है, वह ऑडियंस की गुडविल पर निर्भर करता है। यह एक सिंबॉलिक एंडिंग है। पहले प्रोस्पेरो दूसरों को कंट्रोल करता था, अब वह ऑडियंस से एक्सेप्टेंस मांगता है। जैसे शेक्सपियर कह रहे हों, हर कहानी का अंत केवल पावर से नहीं, फॉरगिवनेस और ह्यूमन कैरेक्टर से भी होता है। ठीक है, आई होप आपको कहानी बहुत अच्छे तरीके से पसंद आई हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों थोड़ी सी बात और करते हैं कि जो द टेम्पेस्ट है केवल एक तूफान की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपना किंगडम खोया, मैजिक के माध्यम से पावर हासिल की, अपने एनिमीज को सामने लाकर खड़ा किया और अंत में उन्हें माफ़ कर दिया। प्रोस्पेरो हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति किसी को हराने में नहीं बल्कि माफ़ करने में है। और शायद यही कारण है शेक्सपियर की यह कहानी आज भी उतनी पावरफुल है जितनी लगती है। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट या इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर हर प्लेस की समरी बहुत ही अट्रैक्टिव वे में लेकर आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यू कैन कमेंट फ्रॉम वेयर फ्रॉम यू आर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।